हेलो माय सल्फावर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी बॉक्स। आई एम सागरिका सिंह एंड आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ आपके जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जो इंस्ट्रक्शंस है जो कि एज अ टीचर मुझे आपको देने हैं। नंबर 1। नंबर 2 इज़ कि भाई आपके सैम्पल पेपर फाइन आर्ट्स के अंदर आपके 4 सब्जेक्ट्स हैं: पेंटिंग, कमर्शियल आर्ट, स्कल्पचर एंड ग्राफिक्स। ठीक है, तो आज इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस में कि आपको पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, क्या चीज़ें लिख करके आनी है, कैसे लिख करके आनी है, क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं, क्या बनाना होता है नहीं बनाना होता है, सब चीज़ें हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। और बहुत सारी नई नई इन्फॉर्मेशन भी है जो मुझे आपको प्रोवाइड करनी है। लास्ट तक बने रहना एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर वीडियो। ओके, तो सबसे पहले अब हम लोग शुरू करते हैं आपके इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन से। सबसे पहली चीज़ इज़ आपको अपना पेपर को प्रेजेंट कैसे करना है, ताकि भले ही आपने थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं लिखी हैं या फिर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो वो चीज़ एग्जामिनर को पता नहीं चलनी चाहिए। जो आपका पेपर चेक कर रहा है उसको लगना चाहिए अरे बच्चे को तो सब आता है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ जो प्रेजेंटेशन स्टाइल, आप जितना बेहतर प्रेजेंट करोगे अपने पेपर को उतना बेस्ट आपको नंबर मिलेंगे। ठीक है, सपोज करो आप किसी बहुत अच्छे नामी रेस्टोरेंट में जा रहे हो, वहाँ पे 2 प्लेट्स हैं आपके पास, एक में है आपका बहुत फेवरेट खाना और एक में है आपका नॉर्मल खाना, मतलब जो आप लाइक खा लेते हो कभी कभार, बताओ उतना पसंद भी नहीं है। एंड यही सोचो आपको जो फेवरेट खाना है उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं है, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिख रहा है, वो देखने से ही लग रहा है कि ये बहुत अनहाइजीनिक होगा। बट वहीं जो दूसरी तरफ है जो बिल्कुल नॉर्मल खाना है या फिर आपको उतना पसंद नहीं आता, उसकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है। सो आपको देख करके ही समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये तो बहुत अच्छे से बना है, इसको सब कुछ आता है, बहुत अच्छे से इसकी प्रिपरेशन हुई है, बहुत अच्छे क्वालिटी का बना होगा ये। सिमिलरली हैपन्स विद योर पेपर। जितना अच्छे से आप प्रेजेंट करोगे अपने पेपर को, एग्जामिनर को पता नहीं चलने दोगे आपको पेपर नहीं भी आ रहा जस्ट इन केस, तो उतना ही अच्छे आपको नंबर मिलेंगे। एंड दिस इज़ फॉर एवरी सब्जेक्ट। ठीक है, आपका केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, अकाउंट्स, बिजनेस, कुछ भी हो गया। ठीक है, अपना पेपर प्रेजेंटेशन स्टाइल बहुत अच्छा रखना है हमेशा। ठीक है, ओके। अब आंसर्स को आप जब भी लिख रहे हो, इस सब्जेक्ट के लिए हर सब्जेक्ट के लिए सारी इन्फॉर्मेशन होगी है। अपना आंसर आप जब भी लिख रहे हो कोशिश करो कि आप लाइन छोड़ छोड़ के आंसर लिखो। मतलब कि आपने क्वेश्चन 1 अटेम्प्ट किया, उसके बाद 2 से 3 लाइन छोड़ो। अगर क्वेश्चन 1 मार्क्स का है या 2 मार्क्स का है तो 1-2 लाइन काफ़ी है। अगर क्वेश्चन ज़्यादा मार्क्स का, सपोज 6 नंबर का क्वेश्चन है फिर 8 नंबर का क्वेश्चन है, तो उसके बाद 4 लाइनें छोड़ो ताकि टीचर को पता चले। आपके पास लाइन खींचने का टाइम नहीं है पेपर में, कोई बात नहीं, बट अपना पेपर प्रेजेंटेबल तो बनाओगे, तो उसके बाद 3 से 4 लाइनें छोड़ो ताकि जो टीचर को पता चले कि अच्छा यहाँ क्वेश्चन खत्म है, इसके बाद नया क्वेश्चन आया है। ठीक है, एंड बाकी सब्जेक्ट के लिए बता रही हूँ कि अपना जब भी कोई आंसर लिखो, इंट्रोडक्शन लिखो, बहुत ज़रूरी होता है, बॉडी एंड देन कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन का बहुत बहुत बड़ा रोल होता है अपने आंसर्स को बेस्ट बनाने के लिए एंड टीचर को ये बताने के लिए कि मुझे ये पूरा आंसर एप्रोप्रिएट, बिल्कुल एप्ट आता था। ठीक, ओके। अब जब भी कोई इंपॉर्टेंट वर्ड्स लिख रहे हो, किसी का नाम लिख रहे हो, स्पेशली इन पेंटिंग के अंदर या किसी और के अंदर भी, अगेन अगर सपोज आप लिख रहे हो अबेंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में लिख रहे हो, ठीक है, आप जर्नीज एंड के बारे में लिख रहे हो, आप मैरिज प्रोसेशन ऑफ दारा सिक्खो के बारे में लिख रहे हो, इन वर्ड्स को अंडरलाइन करो ताकि जो टीचर है अगेन उसको पता चले कि ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो उस बच्चे है उसने लिखी है। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे ना साइड में आंसर की फ़ोटो लगाऊंगी, आप उसमें ध्यान से देखना कि वहाँ पे खाली कुछ कुछ वर्ड्स ही मेंशन होंगे आंसर्स में। ठीक है, तो उसका मतलब क्या होता है, जो टीचर है वो भी ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स ढूंढ रहा है, वो इज, एम, आर, द, कहानी आपकी नहीं जानना चाहता। अब भले आप अपने आंसर्स में लिखोगे बट वो ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स ढूंढ रहा है। ठीक है, तो जैसे उसको ये वर्ड्स दिखे जो आपने लिखे अपने पेपर में और वही आंसर की में भी है, टिक, पूरे नंबर मिल गए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में। और याद रखना जितना आप बेहतर बनाओगे, क्योंकि टीचर के पास होते हैं इतनी मोटी मोटी शीट्स होती हैं, ठीक है, उनको चेक करनी होती है, तो जितना अच्छा करोगे फटाफट पेपर चेक होगा, फटाफट नंबर मिलते जाएंगे। ठीक, ओके। एंड इसी के साथ साथ एक और चीज़, सपोज करते हैं आपके सेक्शंस में पेपर होते हैं, सेक्शन ए, बी, सी, डी। नेक्स्ट अगर सपोज कि आपका सेक्शन जो ए है वो आपका पेज आपका इतना बड़ा है, सेक्शन ए आपका यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, तो अगर आपके पास इतनी स्पेस बाकी है कोई बात नहीं, नेक्स्ट पेज से सेक्शन बी शुरू करो, वो देखने में ना नीट लगता है। ठीक है, एंड पेपरों के अगेन टेंशन मत लेना, पेपर्स आपको मिल जाएंगे, एक्स्ट्रा शीट प्रोवाइडेड होती हैं आपको, राइट, तो वो नेक्स्ट पेज से करना। अगेन भाई जितना खुला अच्छा लिखोगे, प्रेजेंटेशन अच्छी करोगे, नंबर मिलेंगे। बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी फ्लो चार्ट्स बनाओ, डायग्राम्स बनाओ, कोई टाइमलाइन है तो टाइमलाइन एरो दिखा करके मेंशन करो। मैं खुद अपने पेपरों में यही करके आती हूँ। ठीक है, अपने आंसर्स को अच्छा दिखाने के लिए अगर मेरे को कोई पॉइंट लिखना है तो मैं फ्लो चार्ट बनाऊंगी एंड उसके नीचे फिर उस आंसर्स को लिखूंगी ताकि आपके जो आंसर्स हैं वो दी बेस्ट रहें, एक नंबर नहीं छोड़ना है हमें। ठीक,
ओके अब आते हैं आपके एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ पे कि हर एक चैप्टर से रिलेटेड राजस्थानी, पहाड़ी, मुगल, डेक्कन, नेशनल फ्लैग बंगाल, मॉडर्न ट्रेंड्स, ग्राफिक प्रिंट्स एंड मॉडर्न स्कल्पचर, तो इन सब के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर वाइज की बात कर रही हूँ, टोटल 9 चैप्टर हो गए, ऐसे चैप्टर वाइज की बात कर रही हूँ। हर एक चीज़ मेरे यूट्यूब चैनल के यूट्यूब शॉर्ट्स पे डे वाइज अपलोड होगी अब से, ठीक है। हम लोग अभी जो है सीरीज स्टार्ट करने वाले, दैट इज ब्रश अप इन 9 डेज की सीरीज हो गई है, जहाँ पे हर एक दिन आपको मैं एक चैप्टर से रिलेटेड आपके जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भले ही वो आपके 1 मार्क्स के हो, 2 मार्क्स के हो या फिर 6 मार्क्स के हो, हर एक दिन मैं आपके लिए डालती रहूँगी। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, बिकॉज एंड नोटिफिकेशन बेल के साथ, बिकॉज पर डे वीडियो आने वाली है, ठीक है। ओके अब इन 9 दिनों के बाद नेक्स्ट आपके लिए मैं कुछ और भी डालने वाली हूँ, अगेन वो भी प्रॉपर सीरीज ही रहेगी, जहाँ पे मैं आपको बताने वाली हूँ जितनी आपकी पेंटिंग्स है टोटल आपकी स्टार्टिंग से लेकर राजस्थानी से लेकर के आपके मॉडर्न स्कल्पचर तक जितनी आपकी पेंटिंग्स है, स्कल्पचर्स है, प्रिंट्स है, हर एक की जो प्रॉपर पेंटिंग्स हैं, ठीक है। सपोज आपकी राधा बनी ठनी हो गई तो राधा बनी ठनी का प्रॉपर डिस्क्रिप्शन एंड इस पेंटिंग को आप कैसे पहचानोगे, हर एक चीज़ की भी मैं सीरीज़ के अंदर ही वीडियोस डालने वाली हूँ अपने चैनल पे, अगेन शॉर्ट्स के अंदर, ताकि बहुत छोटी छोटी पेंटिंग्स है बट पेंटिंग्स पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। तो इन सारी चीज़ों की वीडियोज़ बहुत जल्दी आने वाली हैं एंड पर डे आएंगी, तो नोटिफिकेशन बेल दबा लेना एंड आपके एग्जाम से पहले सब डल जाएगा, ठीक है। तो कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तो साथ में बने रहना एंड तक। और एक और इन्फॉर्मेशन दैट इज़ कि आपको पेंटिंग मतलब पेंटिंग इन द सेंस पेंटिंग, कमर्शियल आर्ट, ग्राफिक्स, स्कल्पचर्स, ठीक है, आपको इसके अंदर कोई भी पेंटिंग आपको हाथ से ड्रॉ नहीं करनी है। आपका वाइवा हो चुका है, आपके प्रैक्टिकल्स हो चुके हैं, यहाँ पे आपको जो सिर्फ ध्यान देने वाली चीज़ है दैट इज़ आपका थ्योरी, ठीक है। ओके अब सैम्पल पेपर पे आते हैं। सैम्पल पेपर में सबसे पहला पेंटिंग में डिस्कस कर रही हूँ, दैट इज कोड 049, जहाँ पे टोटल ये है आपका 30 मार्क्स का पेपर होगा। इसमें 2 घंटे का पेपर है, 3 सेक्शंस होते हैं, ठीक है। पहला सेक्शन ए है, जहाँ पे हम लोग 1 मार्क्स के क्वेश्चन को 1 मार्क्स के क्वेश्चन का ये होगा, जहाँ पे टोटल 8 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। सेक्शन बी है, उसके अंदर होंगे आपके 5 क्वेश्चन जो कि 2 मार्क्स के होंगे। इसमें इंटरनल चॉइस होगी, या तो ये कर सकते हो या फिर नीचे वाला कर सकते हो, ठीक। सेक्शन सी जो है ये, इसमें होंगे आपके टोटल 3 क्वेश्चन, जिसमें से आपको अटेम्प्ट करने हैं 2, ठीक है। ये होंगे आपके 6 मार्क्स के, ठीक। अब सबसे पहले आ जाते हैं सेक्शन ए के ऊपर, जहाँ पे पहला क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेंटिंग श्री कृष्णा डिपिक्टेड एज चाइल्ड, जहाँ पे उनका बाल स्वरूप दिखाया गया है। अब आपको इन सारी पेंटिंग्स को हमेशा याद रखना है। इन पेंटिंग्स को समझने का तरीका इस कि आपके दिमाग में वो पेंटिंग बनी होनी चाहिए उस टाइम पे जिस टाइम पे आप इसके ऑप्शंस देख रहे हो, ठीक है। तो इसमें आपको जहाँ पे बाल स्वरूप दिख रहा है वो सिर्फ एक ही है, दैट इज लास्ट वाला ऑप्शन, नंद यशोदा एंड कृष्णा विद किंग्समैन गोइंग टू वृंदावन। अब इसी के साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि आप जब भी किसी पेंटिंग का नाम लिख रहे हो, राधा बनी ठनी हो गई, चौगान प्लेयर हो गई, आपकी चांद बीबी प्लेइंग पोलो हो गई, आपके कृष्णा विद नंद यशोदा एंड कृष्णा विद किंग्समैन गोइंग टू वृंदावन, आप पूरे नाम लिख करके आओगे, डॉट 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 या फिर आधा नाम छोड़ करके नहीं लिख करके आओगे, ठीक है। राधा बनी ठनी है, बनी ठनी ब्रैकेट में है, पर वो ब्रैकेट भी आप लगा करके आओगे एंड लिख करके आओगे, ठीक। ओके अब यहाँ पे पता कैसे चला कि बाल स्वरूप है, बिकॉज आप बाकी अगर आपको पेंटिंग्स याद हैं, कृष्णा ऑन स्विंग वो राजस्थानी स्कूल के जहाँ पे कृष्ण जी जो है पिक्चर बनाई गई है, ठीक है। कृष्णा लिफ्टिंग माउंट का वर्जन में अगेन वो पूरा पर्वत उठा रहे हैं, फिर गोपीज अगेन वहाँ पे उनकी पूरी की पूरी जो पिक्चर है वो अडल्टहुड में कह सकते हो आप, वो दिखाई गई है। यहाँ पे जो लास्ट पिक्चर है इसमें वो बाल स्वरूप में दिखाए गए हैं बलराम जी के साथ, ठीक। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज असर्शन एंड रीजन। असर्शन और रीजन क्वेश्चंस में जो है डरने की कोई बात नहीं है, डरना मत। असर्शन इज बेसिकली फैक्ट्स, ठीक है, और रीजन की जो फैक्ट बताया है उसका रीजन सही है कि नहीं है, ठीक है। असर्शन इज चांद बीबी प्लेइंग पोलो बिलोंग्स टू डेक्कन स्कूल, ऑब्वियसली डेक्कन जेनर से है, यस बिल्कुल सही बात है। इसका रीजन क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि थ्रू दिस पेंटिंग द आर्टिस्ट इज शोइंग वुमेन एम्पावरमेंट इवन व्हेन द प्रैक्टिस ऑफ पर्दा एग्जिस्टेड। इस पेंटिंग की मदद से जो पर्दा सिस्टम उस टाइम पे जो दिखाया जा रहा है, इस पेंटिंग की मदद से उस चीज़ को हटाया गया है। यहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट की बात की जा रही है, तो क्या दोनों सही हैं? हाँ बिल्कुल सही है। क्यों सही है भाई? क्योंकि आपको अगर याद होगा तो मुगल स्कूल के टाइम पे वुमेन की पेंटिंग बनाई नहीं गई थी, ठीक है। वहाँ पे पर्दा सिस्टम था, वहाँ पे वुमेन्स को ऐसे दिखाया जाता था। इस पेंटिंग में ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे वुमेन्स को खेलते हुए दिखाया जा रहा है। तो डेफिनेटली ए एंड आर मतलब असर्शन और रीजन दोनों ही करेक्ट है, और आर जो है वो ए का असर्शन का बहुत ही अच्छा और सही करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ठीक।
ओके, सी इज नेम द ग्राफिक प्रिंट क्रिएटेड बाय फेमस पेंट मेकर ज्योति भट्ट। अब ये बात जानने के लिए कि किस आर्टिस्ट ने कौन सी पेंटिंग बनाई है, इसके लिए आपको ये जो मैं 1 मार्क्स की जो मैंने यहाँ पे PDF जो है अपने टेलीग्राम पे अपलोड कर दी है। टेलीग्राम का नेम है स्टडी बॉक्स बाय सागरिका, जा करके वहाँ पे चेकआउट कर लेना, वहाँ पे आपको हर एक चीज़ मिल जाएगी। ठीक है, इसी के साथ साथ मैंने अपने इंस्टाग्राम पे बिकमिंग द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ की भी सीरीज़ डाली है, तो वो भी जाके चेकआउट करना, ताकि आप जो अपना प्रोडक्टिव डे है, अपनी प्रोडक्टिव लाइफ हमेशा कर सको। ठीक, ओके, इंस्टाग्राम का नेम इस यहाँ पे आपको रिफ्लेक्ट हो जाएगा, दैट इज सागरिका.सिंह। ठीक, ओके, ज्योति भट्ट ने जो पेंटिंग बनाई है दैट इज आपकी देवी। हाउ मेनी फिगर्स वर इलिस्ट्रेटेड इन द, ओके, भरत मीट्स रामा एट चित्रकूट के अंदर जब मैं आपको पढ़ा रही थी ये पेंटिंग, तब मैंने आपको ये बात बताई थी, मेंशन भी करी थी कि टोटल फिगर इज 49 फिगर्स। ठीक है, टोटल पेंटिंग की फिगर कितनी है, 49 है। आपको ऐसे आंसर्स का जानने के लिए कि इसमें क्या आंसर होगा, आपको इसके लिए आपको पेंटिंग्स को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, तभी आप ऐसे आंसर्स को जो है आंसर कर पाओगे। ठीक है, ओके, इन विच डायरेक्शन फेसेस ऑफ हॉर्सेस आर डिपिक्टेड इन द पेंटिंग चौगान प्लेयर। अगर आपको पेंटिंग याद है इसमें कि पेंटिंग में किस तरीके से जो हॉर्सेस है वो किस तरीके से फेस कर रहे हैं, तो आपको पता चलेगा। जो स्टार्टिंग वाले थे वो एक दूसरे की तरफ फेस कर रहे थे, और जो नीचे वाले थे वो 4 के 4 अलग अलग डायरेक्शन में फेस करते हैं, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो 2 फेसिंग ईच अदर एंड द 4 इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कलर इज नॉट यूज इन द इंडिया नेशनल फ्लैग। ये तो आपने पढ़ा हो नहीं पढ़ा हो आपको पता होना चाहिए, दैट इज रेड कलर ऑब्वियसली। नेम द आर्टवर्क मुगल मिनिएचर पेंटिंग में जो कि मोनोक्रोमैटिक टोन्स में है, जहाँ पे लाइट है, शेड है, शैडो है, और ये सारी रूल्स के पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग वो पेंटिंग है जो बनाई गई है। अब इस आंसर को समझने के लिए आपको ये चीज़ ध्यान रखनी होगी, पहले तो मुगल मिनिएचर पेंटिंग में कौन कौन सी पेंटिंग है, 4 हैं टोटल। ठीक है, उसमें से मतलब 4 ऑप्शन होने चाहिए थे, 2 तो पहले ही हटा दो, जो लास्ट के 2 हैं। कृष्णा विद गोपीज है, नहीं है, क्योंकि उसकी जगह कौन सी है, कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन। ठीक है, राधा बनी ठानी है, नहीं, वो राजस्थानी स्कूल की है। यहाँ पे आना चाहिए था मैरिज प्रोसेशन ऑफ दारा सिक्को, पर मुगल स्कूल में तो है वो, पर वो यहाँ पे नहीं है, तो मतलब ये दोनों ऑप्शन पहले हट गए। अब आती है बात कि हमें कैसे पता चलेगा कि फैल्कॉन ऑन बर्ड रेस्ट की बात हो रही है या फिर कबीरन रायदास की। इस चीज़ के लिए आपको ध्यान रखनी है वो पेंटिंग। अब आप पेंटिंग में ध्यान दोगे तो जब फैल्कॉन ऑन बर्ड रेस्ट की जो बात करी जा रही है, फैल्कॉन बर्ड तो पहले बात है ही नहीं, फैल्कॉन ऑन बर्ड रेस्ट है वो। ठीक है, फैल्कॉन बर्ड की जब बात करी जा रही है तो उस पूरी की पूरी पेंटिंग में आपको शेड्स, शैडो और लाइट कलर ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, और मोनोक्रोमैटिक थीम की बात कर रहे हैं। और हमेशा इससे पहले भी जो मैंने आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चन जो करवाए हुए हैं उसमें मोनोक्रोमैटिक थीम्स की जब भी बात करी जा रही है तो वो कबीर एंड रायदास ही है। जहाँ पे अगर आपने पेंटिंग को ध्यान से देखा है, आपको पेंटिंग अगर वो याद आ रही है, तो कहीं कहीं पे वो लाइट शेड्स हैं, कहीं कहीं पे वो डार्क शेड है, तो उसी का बहुत अच्छा बेहतरीन एग्जांपल इस कबीर एंड रायदास। अगर अगेन आपको ऐसे भी समझ में नहीं आ रहा कि मुझे तो अभी समझ में नहीं आ रहा, तो आप बाकी के ऑप्शंस देखना, उसमें से एलिमिनेशन वाला गेम खेलना फिर। ठीक है, फैल्कॉन बर्ड पहले तो कोई पेंटिंग ही नहीं है, फैल्कॉन ऑन बर्ड रेस्ट है, बाकी दोनों भी नहीं है, वो एलिमिनेटेड हो गई। एक हो गई आपकी भाई पहाड़ी स्कूल की, एक हो गई आपकी राजस्थानी स्कूल की। ठीक है, ओके, एच इज आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्टाइल ऑफ पहाड़ी मिनिएचर, जो कि पूछ रहा है नहीं है। अब अगर आपको सब स्कूल याद है पहाड़ी स्कूल के, तब आपको पता चल जाएगा कि भाई जयपुर इज़ फ्रॉम राजस्थानी स्कूल, एंड दैट इज़ द रीज़न वाई आई टोल्ड यू कि आपको स्टार्टिंग के जो 4 चैप्टर है उनकी पूरी वीडियो देखनी है, बिकॉज उसमें से ऐसे ही, ये तो बहुत ईजी है इनफैक्ट, बट ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं वहाँ से। ठीक है, ये हो गया, विद दिस हमारा हो गया फर्स्ट सेक्शन कंप्लीट। सेकेंड सेक्शन इज सेक्शन बी, जहाँ पे हम लोग शॉर्ट आंसर्स को डिस्कस कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द पेंटिंग एंड इट्स आर्टिस्टिक प्रोविंशियल स्कूल रिफ्लेक्ट्स द ग्रैंडियर ऑफ मुगल। अच्छा, जहाँ पे बात की जा रही है, अब आपको क्वेश्चन का आंसर पता कैसे चलेगा। देखो, आपको यहाँ पे वर्ड्स ध्यान देने हैं, होराइजन, वुमेन फ्रॉम द ग्रूम साइड एंड हैव बीन सीटेड ऑन द एलिफेंट्स। अब आपको यहाँ पे कुछ कुछ वर्ड्स पकड़ने हैं हर एक क्वेश्चन के अंदर, जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, ताकि आपको पता चले कि इसका क्या आंसर होगा। सबसे पहले आपने वर्ड पकड़ा इसमें मुगल, उसके बाद आपने वर्ड पकड़ा ग्रूम साइड, एंड वुमेन जो है वो एलिफेंट पे बैठी हुई है। वैसे आपको इन दोनों से पता चल जाना चाहिए। मुगल, सबसे पहले आप मुगल के पास पहुंच जाओ कि मुगल्स में कौन कौन सी पेंटिंग है। 4 पेंटिंग है उसके अंदर, फैल्कॉन ऑन बर्ड रेस्ट, कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन, कबीर एंड रायदास एंड मैरिज प्रोसेशन ऑफ दारा सिक्को। मैरिज की बात हो रही है, ग्रूम, शादी ब्याह वही चलता रहता है। ठीक है, तो ग्रूम की बात हो गई, तो दैट मीन्स कि भाई मैरिज प्रोसेशन ऑफ दारा सिक्को की बात हो रही है। जहाँ पे अब आपको क्या क्या मेंशन करना है वो इंपॉर्टेंट बात है। आते हैं, सबसे पहले आप लिखोगे टाइटल,
TITLE वाला, टाइटल डैश मैरिज पोसेशन ऑफ धारा सिक्खो। फिर इसके नीचे उसके आर्टिस्ट का नाम, फिर पीरियड मेंशन मत करना, ठीक है। अभी बता रही हूँ किसी भी आंसर के अंदर पीरियड मेंशन मत करना। यकीन नहीं होता है तो जाकर के जो मार्कशीट है, मार्किंग स्कीम जो है इसके साथ की जो आई हुई है, उसमें भी जाकर के चेक करो, कहीं पे भी कोई भी जो नंबर्स है, जो पीरियड है वो मेंशन नहीं है। द रीज़न बिहाइंड दिस जो आपको पहले बता चुकी हूँ काफ़ी बार कि हर जगह पे अलग अलग जो पीरियड है वो मेंशनड है। मैं कुछ अलग बोलूँगी, NCERT में कुछ अलग लिखा हुआ है, आपकी जो वेबसाइट्स है उस पर कुछ अलग लिखा हुआ है, आपके पेनोरामिक हो गए, फुल मार्क्स हो गए, हर जगह अलग अलग पीरियड्स हैं। तो पीरियड्स को मेंशन मत करना, गलत हो जाएगा। अगर फिर भी मेंशन करना है तो प्लीज़ मेक श्योर करो कि हर जगह वो पीरियड सेम लिखा हो, तभी उस चीज़ को मेंशन करना, ठीक है। ओके, अब इसके बाद आते हैं, आपको मीडियम लिखना है, टेक्निक लिखना है, आपको कलेक्शन लिखना है उस पेंटिंग का, एंड जितनी भी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी वो मैं साइड में डाल दूंगी। वो सारी की सारी चीज़ें आपको मेंशन करनी है हर एक पेंटिंग के अंदर, चाहे वो आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, चाहे वो आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, हर जगह पे आपको मेंशन करनी है अगर आपसे स्पेशली किसी पेंटिंग का डिस्क्रिप्शन पूछा जा रहा है तो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन और में आते हैं। तो और में आपको बताया गया यहाँ पे, अगर आप यहाँ से वर्ड पकड़ोगे, क्वेश्चन पहले पूरा पढ़ोगे ज़रूर, उसके बाद अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप वर्ड पकड़ोगे कि वर्ड्स क्या क्या होंगे। इसके अंदर आपके वर्ड्स मैंने पकड़े हैं, डेक्कन स्कूल, मेंटर और डिसाइपल। डेक्कन स्कूल के अंदर 2 पेंटिंग्स है, चांद बीबी है और दूसरी है आपकी हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया एंड आमिर खुसरो, जो कि इस पेंटिंग में लिखना है। अगेन वही जो आपके 7 गोल्डन पॉइंट्स है आप यहाँ पे मेंशन कर दोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 पे आते हैं, पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग जो है उसके बारे में बात की जा रही है, कृष्णा के साथ कृष्ण जी के बारे में बात की जा रही है, रागमाला सीरीज है और आत्मा और परमात्मा के बारे में बात कर रहे हैं। अब पहाड़ी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग है, पहला तो आपको हिंट यहीं पे मिल गया, ठीक है। ओके, अब पहाड़ी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग के अंदर आपकी 2 पेंटिंग्स आती हैं। पहला आपकी आती है कृष्णा विद गोपीज, दूसरी आपकी आती है नंद यशोदा एंड कृष्णा विद किंग्समैन गोइंग टू वृंदावन। अब दोनों में से कौन सी पेंटिंग सही होगी, इस बात को जानने के लिए आपको अपना थोड़ा दिमाग लगाना है। दिमाग क्या लगाना है, इसमें बहुत थोड़ा सा दिमाग है। आत्मा परमात्मा की बात की जा रही है सबसे पहली चीज़, एंड जो दूसरी पेंटिंग है उसमें हमने अभी पढ़ा है इससे ऊपर वाले सेक्शन के अंदर कि वहाँ पे बाल स्वरूप दिखाया जा रहा है कृष्ण जी का और बलराम जी का, क्योंकि वो लोग जा रहे हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे इस चीज़ का कोई सेंस नहीं है, कोई लॉजिक नहीं बनता है। यहाँ पे जो दूसरी पेंटिंग है वही आएगी, दैट इज आपकी कृष्णा विद गोपीज, एंड वो आपकी रागमाला सीरीज के अंदर भी आती है, जो कि डिस्क्रिप्शन में आपका पहला ही पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखने वाले हो कृष्णा विद गोपीज के बारे में, ठीक। ओके, दूसरी पेंटिंग दिखाई गई है जहाँ पे राजस्थानी स्कूल है, वेमेन एम्पावरमेंट की बात की जा रही है। राजस्थानी स्कूल में वेमेन एम्पावरमेंट हम लोग सिर्फ एक पेंटिंग में देख सकते हैं, दैट इज आपका राधा पनीठनी, ठीक है। ओके, अगेन यहाँ पे उसके बारे में सब बताओगे, पेंटिंग बताओगे, सब स्कूल बताओगे, उसके बाद जो डिस्क्रिप्शन है सब्जेक्ट मैटर के साथ आप वो सारी चीज़ें बताने वाले हो। तो मैं साइड में जो चीज़ें बताती जा रही हूँ, साइड में दिखती हुई वो सारी चीज़ें लगानी है, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, दैट इज जहाँ पे आपको बताया जा रहा है मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के बारे में। अब यहाँ पे इन्होंने खुद ब खुद ही पूरा का पूरा जो पेंटिंग का डिस्क्रिप्शन है वही दे दिया है। अगर आपको ये भी याद नहीं आ जाता कि भाई किस पेंटिंग में देखा था हमने, क्योंकि पूरे सिलेबस में आपकी सिर्फ एक ही मतलब ऐसी पेंटिंग है जहाँ पे राम जी है, उनका ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम के बारे में बात हो रही है एंड उनके साथ ओशन की बात हो रही है, ठीक है। ओशन की बात खाली और खाली एक ही पेंटिंग में है जो हम लोग देख सकते हैं, जहाँ पे राम जी और ओशन दोनों के बारे में बात हो रही है, वो सिर्फ एक ही है, रामा वेंकटेशिंग दी प्राइड ऑफ दी ओशन, ठीक है। रामा वेंकटेशिंग दी प्राइड ऑफ दी ओशन, ठीक है। इसको पूरा लिखना एंड डी लगाना मत भूलना, ओके। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि भाई कंटेम्प्रेरी मॉडर्न आर्टिस्ट के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे, एंड अब इसमें काफ़ी कुछ दे रखा है बट कुछ कॉन्क्रीट नहीं है कि इसमें पता कैसे चलेगा। मैं बताती हूँ, देखो सबसे पहली चीज़ आती है आपकी भाई फीमेल कंटेम्प्रेरी मॉडर्न आर्टिस्ट। तो मतलब ये कहीं ना कहीं उस टाइम की बात हो रही है जब हम मॉडर्न ट्रेंड्स में पहुँच गए हैं, बंगाल स्कूल के बाद की बात हो रही है, मॉडर्न ट्रेंड्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, तब पहुँच गए हम लोग। उसके बाद बात की जा रही है यहाँ पे पेंटिंग्स ऑफ अजंता केव्स के बारे में, वहाँ से ये इंस्पायर हुई थी। अब अगर आपने मॉडर्न ट्रेंड्स की वीडियो को ध्यान से सुना है तो उसके अंदर मैंने बताया हुआ था आपको कि कैसे जो आपकी आर्टिस्ट हैं जिनके बारे में यहाँ पे बात हो रही है, उनको कैसे वो फैसिनेटेड थी, उनको अलग अलग जगह से जाकर के उनको आर्ट लेने का या फिर वो वहाँ से इंस्पायर्ड थी, तो उसके बारे में बात हो रही है। इसके बाद आता है थर्ड पॉइंट, जैसा को पता चलेगा, दैट डिपिक्टिंग द वनरेबल कंडीशन और सैडनेस बाय फेस ऑफ इंडियन फीमेल्स के सैडनेस फेस, 4 बातें पता चल गई हमें, वनरेबल कंडीशन और इंडियन फीमेल के सैड फेसेस कहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, और यहाँ पे फीमेल्स हैं, ठीक है, फीमेल नहीं है, फीमेल्स है, ये बात याद रखो। अब
बहुत सारी चीज़ें पता चल गई इन्हीं 4 चीज़ों से हमें। हमारी पूरी की पूरी पेंटिंग की सीरीज़ में सिर्फ और सिर्फ एक ही पेंटिंग थी जहाँ पे बहुत सारी फीमेल्स हैं एंड वहाँ पे सैडनेस दिखाई जा रही है फेसेस के अंदर। फेसेस वैसे उनके एब्स्ट्रैक्ट हैं बट दिख कैसे रही हैं हमें, क्योंकि पेंटिंग जो है वो पेंटेड ही ऐसे की गई है, जो कि आर्टिस्ट है जो कि अजंता की केव से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड थी और कॉन्टेम्प्रेरी टाइम की पेंटिंग्स आई हैं। इस पेंटिंग में सिर्फ और सिर्फ एक ही पेंटिंग आई, दैट इज़ हल्दी ग्राइंडर। अब आपको नीचे आपको और भी देखने को मिल सकता है, जैसे कि यहाँ पे है सोसाइटी ड्यूरिंग द टाइम। आपको उस टाइम की सोसाइटी के बारे में बताना है, तो सोसाइटी के बारे में किस टाइम के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। जब मैं आपको हल्दी ग्राइंडर पढ़ा रही थी तब मैंने बताया था कि जो वुमेन की कंडीशन है वो कितनी वनरेबल है उस टाइम पे, ठीक है। सोसाइटी जो है वो उस टाइम पे औरतों को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, वुमेन एम्पावरमेंट की बात नहीं की जा रही थी। बहुत ज़्यादा ही अगेन वही नेशनल फ्रीडम मूवमेंट की बात हो रही है, तो बहुत ज़्यादा ही उस टाइम पे ऐसा ट्रोमैटिक सा जो सिचुएशन था वो उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा जनरेट हो रखा था एंड ये उस टाइम के साइड कंडीशंस के बारे में बात हो रही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, दैट इज़ कि भाई जो आपका वुमेन है उनको बहुत ही सिंबल ऑफ डेडिकेशन के साथ बताया जा रहा है बट उनको बहुत ज़्यादा नेग्लेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे भी वुमेन था, इससे पहले वाले में भी वुमेन था। डिफरेंस आप कैसे करोगे, यहाँ पे जो वुमेन की बात की गई है वो वुमेन एक है, सिंगुलर की बात की जा रही है, और इससे पहले वाले की जो बात कर रहे थे वहाँ पे प्लूरल के बारे में बात की जाती, वहाँ पे वुमेन के बारे में बात की जाती है, फिर फीमेल्स के बारे में बात की जाती है, प्लूरल, ठीक है। यहाँ पे आपको पता कैसे चलेगा, यहाँ पे तो खैर सिंपल सीधा साधा दे रखा है कि अनुपम सूद ने बनाई हुई पेंटिंग। अनुपम सूद की बनाई हुई पेंटिंग इज प्रिंट मेकर, ठीक है, ओके। एंड अगर जस्ट इन केस आपको याद नहीं आ रहा है कि अनुपम सूद ने कौन सी पेंटिंग बनाई थी, क्या पेंटिंग का नाम था, क्या चीज़ें मेंशन करनी है, तो आप उसके आगे पीछे के वर्ड्स जो है उसके ऊपर फोकस करने वाले हो एंड वहाँ से फिर आप पेंटिंग निकालोगे, ठीक है, ओके। इसके नीचे का जो और का है पेंटिंग, वहाँ पे अगेन आपको आर्टिस्ट का नाम दे रखा है, दैट इज़ राम किनकर बेज, और माइग्रेंट फैमिली है। पूरे कोर्स ऑफ स्टडी में आपकी सिर्फ एक जो स्कल्पचर है जो माइग्रेंट फैमिली है, दैट इज़ आपकी संथाल फैमिली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, जहाँ पे डिपिक्शन ऑफ बर्ड्स बताया जा रहा है एंड फैल्कन ऑन द बर्ड ड्रेस। पूरी की पूरी पेंटिंग का नाम ही दे रखा है, तो आपको इसके बारे में डिस्क्रिप्शन बताना है एंड अगेन वही 7 to 8 पॉइंट्स जो है वो आपको मेंशन करने हैं। इसके बाद का और का क्वेश्चन इज डेक्कन स्कूल के बारे में बात की जा रही है, जहाँ पे आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं डेक्कन स्कूल के बारे में। अब जो मैंने आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर रखी है हर एक चीज़ अपने टेलीग्राम चैनल पे, तो वहाँ पे मैंने प्रॉपर जो है मेन फीचर्स हो गए आपके, कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए आपके, ठीक है, वो हर एक चीज़ मैंने मेंशन कर रखी है। सेम बात है, वही आपको लिख करके आनी है यहाँ पे, ठीक है। एंड कि कैसे जितने भी आपकी पेंटिंग्स जो बनाई जाती थी वो कैसे हाई होराइजन के ऊपर, वहाँ पे सन ऐसे दिखाया जाता था, हाई होराइजन के ऊपर पेंटिंग्स बनाई जाती थी। पर्शियन स्टाइल से कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस से जितनी भी पेंटिंग्स होती थी, ठीक है। बोल्ड फीचर्स हो गए, ब्रॉड फोरहेड हो गए, जो फोरहेड होते थे वो काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड होते थे। ये सारी की सारी जो मेन फीचर्स में चीज़ें हैं वो आप यहाँ पे मेंशन करने वाले हो एंड अपने आंसर्स को और बेस्ट बनाने के लिए अगेन आपका ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, बट इसको बेस्ट कैसे बनाओगे, फॉर एग्जाम्पल देना अपने आंसर्स के अंदर स्टार्ट कर दो, बहुत अच्छे आंसर्स के नंबर मिलेंगे, स्पेशली अगर कोई ऐसा आपका ओपन क्वेश्चन है तो, ठीक है। अब लेट्स सपोज करते हैं कि किसी को इसके मेन फीचर्स के बारे में नहीं पता, ठीक है, या फिर इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में नहीं पता है। आप स्टार्टिंग में जो 1-2 लाइनें होती हैं वो मतलब हर पेंटिंग में, हर स्टाइल में, अगर हम राजस्थानी में देखें, पहाड़ी में देखें, मुगल में देखें, डेक्कन में देखें, वो कहीं ना कहीं सेम होती है कि बहुत अच्छे फीचर्स का यूज़ किया गया है, अच्छे कलर्स का यूज़ किया गया है, ठीक है। अगर आपको 1-2 लाइन आपने ये लिख दी, अब इसके बाद आप ऐड कर दो इसके एग्जाम्पल्स, ठीक है। एग्जाम्पल में फॉर एग्जाम्पल इसकी 2 पेंटिंग्स हम लोगों ने पढ़ी हैं डेक्कन स्कूल के अंदर, दैट इज़ आपकी एक हो गई भाई आपकी चांद बीबी प्लेइंग पोलो, दूसरी हो गई भाई आपकी हजरत निजामुद्दीन औलिया एंड आमिर खुसरो। इन दोनों पेंटिंग्स को मेंशन करो एंड इसी के साथ साथ 2 लाइनें इन दोनों पेंटिंग्स के बारे में भी लिख दो कि इस पेंटिंग के अंदर ये चीज़ें हैं, इस पेंटिंग के अंदर ये चीज़ें हैं, ताकि जो आपका आंसर है वो बेस्ट बन जाए, ठीक है। कि एटलीस्ट अगर बच्चे को नहीं पता है कि इसके बारे में कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर क्या है, बट अगर उसको पेंटिंग के बारे में पता है तो उसको पेंटिंग के थ्रू पता है कि हाँ भाई इस स्कूल के अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो अपने आंसर्स को थोड़ा मोल्ड करना सीखो, थोड़ा उसके अंदर एग्जाम्पल्स के थ्रू अपने आंसर्स को प्रेजेंट करो। टेंशन मतलब आपके कोई आंसर्स गलत नहीं होते हैं कभी भी, ठीक है। आंसर लिख के आओ, दैट इज़ मच एंड मोर इम्पॉर्टेंट। कुछ भी खाली मत छोड़ना, मैं पहली बता रही हूँ, ठीक है। पेपर में कुछ खाली नहीं छोड़ना, पेंटिंग जैसे सब्जेक्ट के अंदर कुछ खाली नहीं छोड़ना, कुछ लिख के ज़रूर आओ, अपने आंसर्स को खाली मत छोड़ो, बिकॉज समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, ठीक है। 1 या 2 नंबर आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, भले आपको प्रॉपर 6 नंबर ना मिले, ठीक है। आपको 3 नंबर मिल रहे हैं, आपको 4 नंबर मिल रहे हैं, पर कुछ तो मिलेंगे, मतलब नेक्स्ट सेक्शन के लिए भी होगा, इस सेक्शन के लिए भी होगा। अगर आपके 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है, लेट्स सपोज कि आप प्रॉपर 3-4 लाइनें नहीं लिख पाए, आप 4 पॉइंट नहीं लिख पाए कैरेक्टरिस्टिक्स में, आप 1 पॉइंट तो लिख करके आओ, आधा नंबर 1 नंबर कुछ तो मिलेगा, राइट।
ओके ओके, तो हम लोग आते हैं सेक्शन सी के ऊपर, जहाँ पे है सबसे पहले आपको क्वेश्चन नंबर 7, जहाँ पे आपको बताना है, अगेन आप इसके वर्ड्स पकड़ोगे। वर्ड्स इज लव स्टोरी, म्यूजिकल हिम्स, प्रेवलेंट इन डेजर्ट। थर्ड वाला वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ढोला मारू के बारे में बात कर रही है, बस इसके अलावा और कुछ नहीं दे रखा आपको इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। इमोशनल सेंटिमेंट्स अलग बात हो गई। अब आपको इससे पता अगर चला है अभी तक तो वेरी वेरी गुड, नहीं पता चला है तो सुनो। डेजर्ट के बारे में बात हो रही है और ढोला मारू, मारू रागिनी, एक ही पेंटिंग है हमारी अगेन पूरे के पूरे कोर्स ऑफ स्टडी के अंदर, जो कि मारू से रिलेटेड है, ठीक है। ढोला मारू से रिलेटेड, जहाँ पे लव के बारे में बात हो रही है, म्यूजिकल हिम्स के बारे में बात की जा रही है, एंड डेजर्ट के अंदर ढोला मारू, बस ये एक ही है। ढोला मारू इज बेसिकली रिलेटेड टू राजस्थान, तो ये आपको पता होना चाहिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 इज मुगल स्कूल के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे। एंड अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपके लिए हो सकता है प्रॉब्लमैटिक। क्यों? क्योंकि गोल्डन एज कभी कभी ये लोग कहते हैं जहांगीर स्कूल, कभी कहते हैं, हमने कहीं पे पढ़ा है कि दैट इज अकबर। तो इन दोनों में से कौन सा करेक्ट है? ओके, अब इसके लिए आपकी जो एनसीईआरटी बुक है, एनसीईआरटी बुक में स्पेसिफिक कोई वर्ड गोल्डन पीरियड या फिर गोल्डन एज मेंशन्ड नहीं है किसी भी स्पेसिफिक रूलर के लिए, ठीक है। बट अब आपकी सीबीएसई ने निकाल दिया है कि भाई गोल्डन एज की जब भी बात हो रही है तो हम अकबर के बारे में बात करेंगे, तो ठीक है, यहाँ पे आपको अकबर के बारे में प्रॉपर डिस्क्रिप्शन लिख करके आना है। एंड डिस्क्रिप्शन की जब मैं बात कर रही हूँ तो जितना मैंने आपको पढ़ाया है वीडियो के अंदर, प्रॉपर आप पीडीएफ से इतना सारा मत याद करो, बट जितना मैंने आपको वीडियो के अंदर पढ़ाया है वो चीज़ आप लिख करके आने वाले हो इस वीडियो के अंदर। एंड इसी के साथ साथ आपको यहाँ पे पेंटिंग भी बतानी है जहाँ पे हिंदू गॉड के बारे में है, ठीक है। अगेन अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि भाई गोल्डन एज में हम अकबर का नाम क्यों ही लिखेंगे, तो वहाँ पे आपको स्पेसिफाई दे रखा है कि भाई हिंदू गॉड के बारे में बताना है एंड पेंटिंग बतानी है। तो हिंदू गॉड के बारे में पेंटिंग इज कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन, जो कि अकबर के पीरियड में बनी है। तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि भाई किसके पीरियड को बोलते हैं गोल्डन पीरियड। एंड इसी के साथ साथ आपको बताना है ये सेक्युलरिज्म का और यूनिटी का एग्जाम्पल क्यों है। तो अगेन आप यहाँ पे आप एग्जाम्पल दे सकते हो कि भाई उस टाइम के जितने भी रूलर्स थे, आर्टिस्ट थे, वो काफ़ी ज़्यादा ही जो पेंटिंग्स बनाते थे वो एक सेक्युलर नेचर था उनका पेंटिंग को बनाने का। एंड मैं अभी भी बोल रही हूँ मुगल्स का सेक्युलर नेचर था, तो वो चीज़ आपको लेकर करके आनी है, मानो चाहे ना मानो, बट उन्होंने पेंटिंग्स बनवाई हैं। उन्होंने जो क्या बोलते हैं कबीर एंड रायदास का एग्जाम्पल हो गया, कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन का बहुत ही ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है ये। तो ये सारी चीज़ों को मेंशन करते हुए आप अपना ये वाला आंसर लिख करके आने वाले हो, ठीक है। सेकुलरिज्म के बारे में थोड़ी बहुत बातें लिख देना कि वो लोग ऐसे भेदभाव में बिलीव नहीं करते थे, वो यूनिटी के अंदर बिलीव करते थे, ठीक है। अकबर के टाइम पे जितनी भी चीज़ें जो बनी हैं, जो गोल्डन पीरियड इसलिए बनी है क्योंकि उन्होंने कभी डिफ्रेंसिएशन नहीं किया, ठीक है। ये सही चीज़ आप लोग को लिख करके आनी है। ओके, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस आपका सैम्पल पेपर इज आपका बंगाल स्कूल के बारे में बताना है, जहाँ पे आपको दे रखा है नीचे जर्नीज एंड के बारे में, ठीक है। जर्नी से एंड से रिलेटेड ये पेंटिंग है एंड इसके बारे में आपको बताना है, पेंटिंग बतानी है, आर्टिस्ट बताने हैं। ये इस मैसेज से, जैसा कि मैंने आपको इससे पहले भी बहुत बार बताया है कि जर्नीज एंड एक ऐसी पेंटिंग है जो बहुत ईजी है, हमेशा पूछी जाती है एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको बताना है, प्रॉपर इसका डिस्क्रिप्शन देना है विद योर सब्जेक्ट मैटर, डिस्क्रिप्शन, कलेक्शन, नेम, आर्टिस्ट, स्कूल, सब स्कूल, हर एक चीज़, ठीक है। मीडियम टेक्निक हर एक चीज़ बतानी है आपको इसके अंदर। सो विद दिस आपका ये पेंटिंग का सैम्पल पेपर हो गया है कंप्लीट। नेक्स्ट सैम्पल पेपर जो मैं डालने वाली हूँ दैट इज़ फॉर अप्लाइड आर्ट्स, बिकॉज ऑलरेडी ये वीडियो आधे घंटे की बन गई है। एंड वेल स्टे कनेक्टेड फॉर द नेक्स्ट सैम्पल पेपर डिस्कशन, जो कि अगेन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। एंड अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपके आने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपको मिल जाए एंड जितनी भी इंपॉर्टेंट जो सीरीज में आगे डालने वाली हो आपकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए, ठीक है। सो वेल ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस। एग्जाम है 18 मार्च को, उसके लिए अभी से तैयारी करना शुरू कर दो। एंड मैं कुछ दिनों में प्रॉपर जो है आपका सीक्वेंस आपको कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए वो भी लेकर के आऊँगी। सो वेल फॉर दैट स्टे कनेक्टेड and lots of love to all my sunflowers and bye bye bye.